Yes, once again, very good morning to all of you. So, beta, yesterday we have started our new chapter of periodic test 2 term, that is chapter federalism. Okay? And we have read the meaning of this term. Federalism means that type of government in which power is divided between a central government, means government of the whole of the country, and the constituent units. कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है स्टेट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. वो कितनी भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, एज पर द साइज एंड एरिया ऑफ द कंट्री देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टेट्स. ठीक है, थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, दैट हार्डली मैटर्स, बट द मेन थिंग इज कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द central and state governments. फिर after that we have read about various features of this federalism. 6-7 points we have read in detail. Then we talked about federal form of government and unitary form of government. तो इसका मीनिंग क्या था? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन पावरफुल गवर्नमेंट होती है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर द subordinate units of the central government. मतलब they cannot do anything on their own without the wish of the central government. उसके अंडर रह के ही वो काम करती हैं. तो इसका मतलब हो गया, अगर अंडर रह के काम करती है तो इसका मीनिंग है कि उसका पार्टी है, उसके अलावा नहीं जा सकती, उससे अलग नहीं जा सकती हैं. सो एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे बोल सकते हैं. यूनिटरी मतलब एक ही गवर्नमेंट होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, मेन पावरफुल गवर्नमेंट. एंड ऑन द अदर साइड जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें एक ही गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है. उसमें क्या होता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी की होती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. कुछ कामों को करने की जो परमिशन है या उसका जो राइट है, पावर है, दैट हैज़ बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कुछ कामों को करने की जो पावर है, लॉज बनाने की पावर है, दैट हैज़ बीन गिवन टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. एंड हु गिव्स दिस पावर? दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री. कोई भी कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कि किसको कौन सी पावर दी गई है. देन आफ्टर दैट वेरी ब्रीफली वी हैव रेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. लास्ट में कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे अमेरिका में है या स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पर क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे डिसाइड टू फॉर्म ए फेडरेशन. जैसे आप सारे बच्चे अलग अलग हो, आप मिलके कहो कि हम एक अपनी क्लास का एक सेक्शन बना लेते हैं, तो इसका मतलब सबकी विश है, सबकी मर्जी है, सबकी सहमति से, कंसेंट से आप एक क्लास बना रहे हो या एक सेक्शन बना रहे हो. तो दैट मीन्स यू आर कमिंग टुगेदर. आप अपनी मर्जी से इकट्ठे हो रहे हो. ठीक है, और आप एक अपने आप को एक कंट्री के साथ जोड़ते हो, या एक हम कह सकते हैं एक नेशन के साथ जोड़ते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपनी मर्जी से जुड़ते हैं. दैट इज कमिंग टुगेदर. तो अमेरिका में जो सिस्टम है वो इस टाइप का है. बट ऑन दी अदर साइड इंडिया में और बेल्जियम में और स्पेन में, ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है. होल्डिंग टुगेदर का मतलब कि कंट्री जो है दैट हैज़ बीन, उसमें एक मेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर बीइंग हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. they are being controlled by the, they are being we can say attached by the central government. जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप बच्चे मिलके इकट्ठे होकर आप कहते हो हम एक क्लास या सेक्शन बना लेते हैं, वो हो गया कमिंग टुगेदर. अच्छा, अब ऑन दी अदर साइड आपके क्लास टीचर कहे कि नहीं, आपने अपनी मर्जी से नहीं, मैं बनाती हूँ क्लास कौन सी बनानी है. अब वो बच्चों को सिलेक्ट करें, वो बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखें कि अब ये क्लास या सेक्शन बना रहे हैं हम लोग. तो दैट मीन्स नाउ शी इज़ द मेन पावर. शी मतलब आपके क्लास इंचार्ज इज़ द मेन पावर. वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई. आप सारे उनके कंट्रोल में हैं, नो डाउट आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर बीइंग हेल्ड बाय योर क्लास टीचर. उनसे, उनके द्वारा ही आप सारे इकट्ठे किए जा रहे हो. तो दैट मीन्स अब इस टाइप की जो फेडरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड दिस होल्डिंग टुगेदर. यह तक हमने पढ़ा था, ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. गिव एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर, सो प्लीज अंडरलाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ दिस कमिंग टुगेदर. So you have to learn these 2-3 names of different countries. Now coming to the main part which we have to start today, very very important and interesting, and many of the things we see in our daily life, क्योंकि हमारे ही country के बारे में है, we see all these things happening around us, तो थोड़ा सा हमें ये easy लगेगा. So India को क्या चीज़ federal country बनाती है, मतलब how can we say कि India is a federal country? तो that means कुछ federal system के कोई जो सिम्टम्स हैं या कुछ इंडिकेशंस हैं वो इंडिया में भी दिखनी चाहिए.
जैसे हम कहते हैं ना कोई आदमी बीमार हो गया, तो कैसे पता चलता है वो बीमार हो गया? उसमें कुछ बीमारी के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको फीवर होता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, या हेडेक हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली, तो हम कहते हैं कि वो आदमी फिट नहीं है या अपने आप को वो हेल्दी फील नहीं कर रहा है। तो सिम्टम से ही पता चलता है ना। तो ऐसे ही फेडरल कंट्री इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके वी कैन कम टू नो, या वी कम टू नो कि भी इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, या फेडरल सिस्टम को मानने वाला कंट्री है। नाउ लेट अस डू हाउ इज दैट हैपनिंग। तो अब यहाँ पर नाउ यू कैन सी इन दिस पैरा वन लाइन टू बी अंडरलाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो नाउ यू ऑल नो वेरी वेल कि जब पार्टीशन हुआ इन 1947, तो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अवर कंट्री। 8th class maybe you have read about that. So lot of disturbance was there, lot of we can say emotional problems were there. Many people, they have to leave this country, they had to go to Pakistan, and similarly many people from Pakistan came here. Lot of bloodshed was there, बहुत मारकाट हुई, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत से रिफ्यूजीज बने इस साइड पे भी उस साइड पे भी, ठीक है। तो मतलब बड़ा एक डिस्टर्ब्ड सा माहौल था उस टाइम के ऊपर। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 years के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब आपने पढ़ा हुआ है ये पहले ही, 1949 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि जो इंडिया है दैट विल बी डिक्लेयर, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन का मतलब मिलना, इकट्ठे होना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, अटैच हो जाना। तो इंडिया को कहा गया कि जो इंडिया है, फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ किया गया, फेडरल वर्ड हैज़ नेवर बीन यूज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विच वर्ड्स वर यूज्ड कि भी जो इंडिया है दैट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि बहुत सारी स्टेट्स को जोड़ के हमारा देश बन रहा है, हमारा कंट्री बन रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा जो हमारा सिस्टम रखा गया था, दैट वाज मेनली ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 tier सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था वो 2 tier मतलब 2 levels ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रोविजन रखा गया। एंड विच वर दोज 2 levels या 2 tiers? 1 tier वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 tier वाज स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स, क्योंकि ज़्यादा स्टेट्स थी तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर बट नाउ प्रेजेंटली व्हाट डू वी सी, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। अपने बोलते हैं ना, 8th में भी आपने पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1949 में बना तो तब नहीं था, लेटर ऑन इट वाज एडेड। लेटर ऑन कब, 19 आगे हम पढ़ेंगे, इन 1992 in our constitution some amendments were made। तो अकॉर्डिंग टू दोज अमेंडमेंट्स ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, 3rd tier है या 3rd level ऑफ गवर्नमेंट है, दैट हैज बीन एडेड, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। 9 students, 8 9 students are coming now, although I sent message well in time in the class ki be in time. All the latecomers, 8 and 9 students, tomorrow you will not be admitted. Take care of this thing, respect the time। हाँ जी, तो अब है कि ये जो दिस टियर ऑफ या लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज एडेड, तो 1992 में इट वाज एडेड। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड। विलेज है तो वहाँ पर पंचायत होगी, सिटीज़ हैं थोड़ी कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, ठीक है। तो ये सारा 92 में ऐड किया गया। अब है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर, Constitution provides a threefold distribution of legislative powers between the union and state governments. Please underline from here, ये पैरा की ये वाली lines, threefold distribution of legislative powers. State governments and central government of the country, उनके बीच में 3 तरह से, 3 ways से power has been divided. कौन सी power? Legislative power. Legislative power means जो laws बनाने की power है, कानून बनाने का जो राइट है, जो पावर है, जो ताकत है, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड की गई है। हाउ मेनी वेज? इन 3 ways, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को कानून बनाने की इजाज़त नहीं है, जो म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन है वो कानून लॉज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लॉज कौन बना सकते हैं? किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और एज वेल एज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब वो इसी को कह देते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो उसके लिए क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हम बोलते हैं ना व्हेन वी राइट सम ऐसे या कुछ लिखते हैं तो पैरास बना लेते हैं, पैराग्राफ बना के हम लिखते हैं या हेडिंग बना के लिखते हैं। तो ऐसे ही ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट हैज़ बीन रिटन अंडर थ्री हेड्स, थ्री लिस्ट्स उनकी बना दी गई, मतलब तीन पार्ट कर दिए, थ्री लिस्ट बना दी गई। कौन कौन से नाम है, एज यू कैन सी, एक का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकंड का नाम है स्टेट लिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर थर्ड का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट मतलब इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें या ऐसी बातों के बारे में लिखा गया, ऐसे टॉपिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में जो लॉज हैं दे कैन बी स्पेसिफिकली मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, एट्थ में आपने पढ़ा है, उसी को नेशनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, या सेंट्रल, यूनियन, नेशनल, कोई भी नाम ले ले एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जो लॉज हैं दे कैन बी मेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? यू कैन राइट हियर 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो पेंसिल से। 97 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में कानून बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है दैट इज ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट्स कुछ नहीं कर सकती, पंजाब गवर्नमेंट या कोई कहे कि बिहार की गवर्नमेंट या कोई मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की हम बना देते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कानून, नो, दे कैन नॉट डू लाइक दैट, ठीक है। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, यू प्लीज अंडरलाइन, नीचे दिया हुआ है, सच एज, ये वाला, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ठीक है। तो ये जो है, ये मतलब फ्यू तीन चार एग्जांपल्स ही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये ऐसी बहुत ही, दीज थिंग्स आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी से रिलेटेड है या किसी एक जगह के कुछ लोगों से रिलेटेड बातें, नो, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू होल ऑफ द कंट्री। हम सभी लोगों के साथ, चाहे हम तमिलनाडु में रहते हैं, वेदर वी आर इन केरला और वेदर वी आर इन मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, चाहे हम इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, कहीं पर भी इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ें, जैसे डिफेंस है, तो कंट्री की डिफेंस करना, कोई अटैक हो जाता है मान लो जैसे बाय चाइना या पाकिस्तान, तो ये नेशनल गवर्नमेंट का, हमारी यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उसको राइट है कि उसके बारे में कानून बना ले। फिर कंट्री की जो करेंसी है, जो नोट होते हैं, जो हम पैसे मनी यूज़ करते हैं, उसके बारे में जो भी कानून है, नियम है, वो सारे बनाने का राइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कम्युनिकेशन है, जैसे अभी अपना, जैसे हम ये नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, या 4G डाटा है, या अपना 2G डाटा है, या आगे 5G डाटा का काम है, ये सारे ऐसे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी कानून बनाने का राइट है दैट इज़ विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ठीक है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट का मतलब है ऐसे, इसमें है, यहाँ पर आप ठीक करिए, ये रेड वाला नहीं देखना आपने, 61 करिए, यहाँ पे लिखिए 61 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें 61 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे कैन मेक लॉज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो इनके बारे में कानून है यूनियन लिस्ट के, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। ये जो स्टेट लिस्ट के जो भी कानून होंगे, तो ये आपने 7th 8th क्लासेज में पढ़ा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के बारे में जो लॉज हैं दे कैन बी मेड इन द, मेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, और कहाँ पे बनाए जाएंगे? इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में विधानसभा बोलते हैं ना, जैसे पंजाब विधानसभा, एमएलए जहाँ चुन के जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, तो वो कहाँ जाते हैं? विधानसभा में जाते हैं, तो वहाँ पर ये कानून बनाए जा सकते हैं। अब इसमें कौन से हैं, कितने टॉपिक्स हैं? 61, और सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन, यू कैन अंडरलाइन हियर, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ऐसे इन टॉपिक्स के बारे में, कॉमर्स होता है मतलब व्यापार करना, कमर्शियल कामों के बारे में, कमर्शियल मतलब जिसमें प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप होता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे काम, उनके बारे में कानून जो भी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स उसके बारे में कानून अपनी अपनी स्टेट में बना सकती हैं। जैसे पंजाब स्टेट अपना कानून बना सकती है, राजस्थान स्टेट अपना बना सकते हैं, अपना उड़ीसा स्टेट अपना कानून बना सकते हैं, बिहार अपना बना सकता है, इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मीनिंग है, इसमें आप लिख लो देयर आर 52 सब्जेक्ट्स, यहाँ लिख लो पेंसिल से, 52 सब्जेक्ट्स हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मेन लाइंस को बेटे अंडरलाइन कर लेना आपने, दे आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट किसका? बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स,
भी मतलब उनके बारे में 52 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में जो लॉज हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों ही बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, दोनों बना सकते हैं, इस करके कह दिया जाता है कॉमन। जैसे मैथ्स में आप करते हैं ना कॉमन वैल्यू निकालते हैं, अभी दोनों में ही है, एक एक फैक्टर में भी है, दूसरे में भी है, कॉमन है, कुछ ऐसा आप निकालते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कि दोनों गवर्नमेंट जो है बोथ लेवल वो बना सकते हैं। अब वो कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, प्लीज़ अंडरलाइन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, तो ये दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती हैं कानून। बट एक पॉइंट है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, इन केस दोनों गवर्नमेंट्स की जो बात है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब ऑपोजिट उनके व्यू पॉइंट्स हैं, ऑपोजिट बात जा रही है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट कुछ और तरीके से करना चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट इन सम अदर वे, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कुछ झगड़ा डिस्प्यूट आ जाता है। तो इन दैट केस फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है, ओनली दैट विल बी एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, उसको सभी का ध्यान होता है, उसको सभी का ध्यान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरे देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी बात, उसका लेवल ऊपर है, उसका मतलब उसकी पोजीशन हायर पोजीशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को ही माना जाएगा। फिर उस केस में जो स्टेट का कानून है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर झगड़ा हो, अदरवाइज पीसफुली सब कुछ चल रहा है, कोई एक दूसरे को क्लैश नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक आराम से काम चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो स्टेट का ही होगा। बट इन केस कोई डिस्प्यूट आ जाए, किसी मैटर के ऊपर सहमति ना हो, कंसेंट ना बने, तो इन दैट केस फिर किसका कानून लागू होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट पैरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अब है कि जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्हेन दीज पावर्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिखा जा रहा था, तो कौन सा टाइम था? अब सभी हमको पता है ये कौन सा टाइम था, 1947 से लेके नवंबर 1949, तकरीबन 2 years and 11 months, हम 3 साल कह लें, है ना, मोटा मोटा अगर कहे तो अब आप देखो 1947, 8, 9, तो उस समय की सिचुएशंस कुछ और थी। उसके बाद आज का टाइम देखो, अगर हम 1950 भी माने तो 50 इयर्स पिछले सेंचुरी के, और अभी 2021 चल रहा है, 20 साल ये मान लें, तकरीबन 71 ईयर्स बीत चुके हैं। तो इतने 71 ईयर्स में दुनिया में कितने चेंजेस आते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कितनी नए नए बातों का पता चलता है, नए इश्यूज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं जो आज से 70 साल पहले नहीं थी पर आज है ना। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम ये थ्रू फ़ोन लैपटॉप हम लोग जूम सेशन लगा के क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन 1940s में, 47 या 50s के आसपास तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो इस तरह से हमें क्लास लगानी पड़े, ऑनलाइन का उस समय तो पता भी नहीं था लोगों को, है ना। तो इसका मतलब है ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम सोशल मीडिया है, हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, हम ये अभी तो आप बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ है, ट्विटर है, या और साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, और कई सारी हैं, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उस समय तो नहीं था। तो इसका मतलब अब ये सारी जो बातें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, उस समय नहीं थी बट अब है। तो इनके बारे में भी कोई कानून होना चाहिए, ये तो नहीं है कि बिना कानून के ये चलेंगी। तो इनके ऐसी जो इश्यूज हैं जो नए नए आए हैं हमारे सामने या आते हैं, तो उनको बोला जाता है, उनके बारे में उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी मतलब बचे हुए, बैलेंस, शेष बचे हुए, बाकी के बचे हुए। कहाँ से बाकी बचे हुए? भाई इनका नाम ऊपर वाली ये दोनों लिस्टों में, तीनों लिस्टों में कहीं नहीं था, तो इस करके ये बाकी बचे हुए जो रेजिड्यूअर मतलब बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में लॉज बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है, दैट इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम ये देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिलेटेड, है ना। हो सकता है आज से 50 साल बाद कुछ और, उस समय हम लोग नहीं होंगे, आप होंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मतलब अगली जनरेशन होगी, अगली जनरेशन होगी, उस समय उस साइंस की और डेवलपमेंट हो चुकी होंगी, कुछ और नई चीज़ें आ चुकी होंगी जिनके बारे में हमें आज नहीं पता है ना। तो उनके बारे में भी कोई कोई तो कानून बनाना पड़ेगा ना, विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई हम चीज़ों को फ्रीली किसी भी कंट्री में नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप ट्विटर का ही सुन रहे हो न्यूज़ में, तो ट्विटर कंपनी के साथ जो ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन सोशल मीडिया का है, तो अब वो दे वर नॉट दिस एग्रीइंग टू दिस इंडियन लॉज, कि कोई ऐसा कोई
वहाँ पे कोई ट्वीट कर देता है, कुछ लिख देता है जिससे हमारे कंट्री को खतरा हो, हमारे कंट्री का नुकसान हो, हमारे कंट्री में कोई दंगे फसाद हों, कोई ऐसी चीज़ है, तो गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि आप हमें उसका सोर्स बताओ, किसने पहले ट्वीट किया, कहाँ से वो ट्वीट आया, वो इंडिया के किसी पर्सन ने किया या बाहर फॉरेन कंट्री में से किसी ने लिख के डाला या क्या है। तो दैट कंपनी फर्स्टली दैट वाज रिफ्यूजिंग। तो अब क्या डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई अगर आप इंडिया में रह के आपने काम करना है तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ इंडिया। अब अमेरिकन कंपनी आके यहाँ इंडिया में अपने कानून थोड़ी चलाएगी। तो अब ये सारी बातें अब 1949 में तो दे वर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर किसको किसको राइट है ये इसके बारे में कानून बनाने का? नाउ दैट राइट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही और भी जो भी बातें होंगी वो सारी कहलाती हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था उस समय, क्योंकि उस समय थी नहीं वो उस तरह की चीज़ें। तो रेजिड्यूरी पावर्स दे आर लाइंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स है वो कहलाते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। उनके बारे में कानून बनाने का जो राइट है दैट विल बी कॉल्ड रेजिड्यूरी पावर्स। तो दे लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये पहले की बुक्स प्रिंटेड है। तो यहाँ पर है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रोमिनेंटली एग्जाम्पल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन रिटन। तो now we all are very happy. Last year this article 370 was eliminated by our government. ठीक है ना? तो अब जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है. दिस इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर कंट्री। जैसे कंट्री में बाकी की यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, तो बिल्कुल इसका भी स्टेटस अब वैसे ही है। पहले इसको कुछ पावर्स दी हुई थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अब आपने ये याद नहीं करना है, ये आपने थोड़ा चेंज करना है एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि अब जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। उसके वैसे ही राइट्स हैं, वैसे ही ड्यूटीज़ है जैसे हम सब बाकी के कंट्री में रहने वाले लोगों की है, वैसे ही वहाँ पर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ और भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, उनको भी कईयों को थोड़े स्पेशल राइट दिए हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ हमने इन दिस वे वी हैव टू टेक कि कोई स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दे सकती है, कीपिंग इन व्यू द एक्सक्लूसिव वहाँ की कल्चरल फीचर्स, या वहाँ का कोई हिली एरिया है या कुछ और वहाँ का फिजिकली कल्चरली कुछ वहाँ पे कुछ खास है और उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन एरियाज़ को, सभी को नहीं, किसी किसी को, जैसे हम बोलते हैं ना स्पेशल कंसेशन देना, है ना? जैसे कोई बच्चा रोज़ टाइम पे आता है क्लास में, है, तो रोज़ टाइम पे आता है, वेरी पंक्चुअल, वेरी हार्ड वर्किंग। एक दिन वो बच्चा ड्यू टू एनी रीज़न वो लेट आ जाए, तो अब उसको बाकियों को लेट आने वालों को परमिशन नहीं, बट दैट स्टूडेंट विल बी परमिटेड। क्यों? क्योंकि वो रूटीन से अपना आ रहा है, सारा काम ठीक ठाक कर रहा है, तो उसको टीचर ने उसको स्पेशल एक दे दिया, उसको व्हाट कैन वी से, स्पेशल स्टेटस दे दिया भी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें एग्जेम्पशन है ना, एग्जेम्पशन बोल देते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेट्स को एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है, बट दैट टू डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मैं जी स्पेशल हूँ, मुझे एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए। स्टेट के अपने करने कराने से कुछ नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगे कि ज़रूरत है तो इट कैन प्रोवाइड सम स्पेशल स्टेटस। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज का। तो now you know in our country there are many states and many union territories are also there, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूटी लिख देते हैं ना, कैपिटल लेटर्स में यूटी। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी का जो एरिया होता है बड़ा छोटा सा एरिया होता है, वेरी स्मॉल एरिया। मतलब वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसकी एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दी जाए, है ना? तो क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है, बट वो एक्सक्लूसिव इन देयर स्पेशल, इन सम स्पेशल मैनर होता है कि वहाँ पर कुछ खास है, कुछ समथिंग डिफरेंट है, कुछ किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ खास बात पाई जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अलग से प्रोविजन कर दिया गया कि ऐसे इलाके को, ऐसे एरिया को एक अलग से नाम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हो, जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, या लक्षद्वीप है, या नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली, आपने सुने हुए पढ़े हुए सारे, तो उनको भी यूनियन टेरिटरी। बट वहाँ पे फिर क्या होता है, रूल किसका चलता है? प्रेसिडेंट्स रूल चलता है वहाँ पे, प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, थ्रू गवर्नर वहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये जो सारा पावर शेयरिंग का काम है बिटवीन सेंट्रल एंड यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये सारा, इसमें अगर कोई भी चेंज करना हो, कुछ मतलब एज पर द चेंज टाइम, कोई लगे कि आने वाले टाइम में इतने 70 ईयर्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने कि भी कुछ चेंज रिक्वायर्ड है,
तो फिर क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट, प्लीज अंडरलाइन, पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया उसमें अकेले नहीं कर सकती है, उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, any change, please underline, any change to it has to be first passed by both houses of parliament with at least 2/3 majority, and then has to be ratified by the legislature of at least half of the total states। मतलब ये कि अगर हमारे जो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 3 फोल्ड पावर्स का, या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कोई भी चेंज लाना है तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो पार्लियामेंट है जो लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी मतलब जितने भी मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज के, उसका कम से कम 2/3 पार्ट ऑफ मेंबर्स वो उसको पास करें, उसको फेवर करें। एक तो ये करना पड़ेगा। वो पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट भी कहे कि हाँ ठीक है, ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जो स्टेट्स हैं, जितनी कंट्री में स्टेट्स हैं, कम से कम उसका हाफ, मान लो अगर 20 स्टेट्स हैं मान लीजिए, तो कम से कम 10 स्टेट्स अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करें, वो उसको रेटिफाइड करने का मतलब भी उसको सहमति दें, उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है हम भी ये चेंज करने के फेवर में हैं, हम इसके पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, कि इससे कुछ पॉजिटिव फ़ायदा ही होगा। तो कम से कम कितना होगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जितनी कंट्री में स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कम से कम हाफ 50% स्टेट्स एक्सेप्ट करें। दोनों अगर करते हैं मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री और ये पार्लियामेंट में, तो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया जा सकता है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, इसका मतलब अनलिमिटेड पावर हैज़ नॉट बीन गिवन टू एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि नहीं मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, है ना, वो नहीं कर सकते वैसा। ऑन दी अदर साइड अगर स्टेट की गवर्नमेंट्स कहें कि नहीं हम नहीं मानते किसी बात को, या हम ये कुछ और चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते। दोनों को साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम फेडरलिज्म। मतलब किसी के पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है। तो जब इसका मतलब कंट्रोल्ड पावर है, कंट्रोल्ड पावर जब भी होगी तो उससे क्या होगा, कंट्री का बेनिफिट ही होगा। कोई नुकसान होने वाली जो गुंजाइश होती है, कोई मार्जिन होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिर लास्ट पैरा में बताया जुडिशरी के बारे में। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी भी बात से रिलेटेड, या कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, या किस बात का क्या मीनिंग है, कोई सेंस क्या निकलती है, कोई क्लैरिटी ना हो, तो वो सारा काम कौन करता है, जो अगर कोई डिस्प्यूट हो तो सेंट्रल और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल मतलब यूनियन, और स्टेट गवर्नमेंट्स वो जा सकते हैं अपने जुडिशरी के पास में, वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या उसको जो जुडिशियल सिस्टम है या सुप्रीम कोर्ट है, जजेस हैं, वो उसको डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द राइट, दे हैव बीन गिवन द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। yesterday also I told you, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना इन द ट्रू स्पिरिट। एक्सप्लेन करने का भी मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लेन कर दें, वहाँ पर पूरा लीगल सिस्टम होता है, पूरा सब एक दूसरे को चेक करते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में ही उसको एक्सप्लेन करना है ना। किसी ये नहीं कि अपनी मनमाने तरीके से करते, ऐसा मनमाना तरीका जुडिशरी भी नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। तभी आपको याद होगा हमने पीछे एक लेसन में किया था, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, या है ना हॉरिजॉन्टल। तो भी तीनों लेवल तो अपनी अपनी जगह पे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल सिस्टम, बट सारे एक दूसरे पे चेक रखते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेज। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो इसके पहले ये वाला इस साइड वाला है, वहाँ पे नथिंग स्पेशल हैज़ बीन गिवन, ओनली वन मैप एंड फ्यू एग्जांपल्स हैं, दोज यू हैव टू रीड योरसेल्फ। ठीक है, इंडिया इन 1947 ये वाले पेज पे मैप दिया हुआ है कि उस समय कैसा था हमारा कंट्री। और यहाँ पर बेटा आई एम हैविंग ओल्ड बुक, तो इन माई बुक दिस इज इंडिया पॉलिटिकल मैप 2006 का है, बट आई थिंक दो स्टूडेंट्स हु हैव लेटेस्ट एडिशन बुक्स, ये मैप का टाइम कुछ चेंज होगा, मतलब जो भी प्रेजेंट नया मैप है वो वाला होगा। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड। पहले जो हमने किया वो क्या था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे पावर्स को डिवाइड किया गया है, भी किसको कौन से राइट है, पावर्स हैं, उसके बारे में है। अब है कि इन रियलिटी एक्चुअली उसको कैसे प्रैक्टिस में लेके आया जाता है। जैसे जैसे आपके क्लास इंचार्ज हैं, मोनीटर्स बना देते हैं, ये यूनिफॉर्म मोनीटर है, ये लंच ब्रेक का मोनीटर है, ये डिसिप्लिन मोनीटर है, सबकी पावर्स बता दी, है ना।
तो वो हमने पीछे पढ़ा कि पावर्स बताई गई हैं बाय द क्लास टीचर। अब है कि सच में अब एक्चुअली कैसे यूनिफॉर्म मॉनिटर यूनिफॉर्म चेक करता है सब बच्चों की, इसका मतलब वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। लंच ब्रेक मॉनिटर लंच ब्रेक में देखता है कि ऑल चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड देयर टिफिन और नॉट, खाया कि नहीं खाया या कौन लेके आया कि नहीं लाया, है ना। तो वो चेक करता है, दैट मीन्स ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर। कौन सी पावर? विच वॉज गिवन टू हिम बाय द क्लास टीचर एज लंच ब्रेक मॉनिटर। जो उसको शक्ति दी गई थी अब उसको वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर है कि अब जो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फेडरलिज्म की बातें बताई गई है कि क्या क्या पावर्स हैं, अब उनको रियलिटी में कैसे प्रैक्टिस में लेके आया जाता है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो इन फर्स्ट पैरा यहाँ पर क्या है, यहाँ यू कैन अंडरलाइन, real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics. It ensures the spirit of federalism, respect for diversity, desire for living together became a shared ideal in our country. मतलब ये कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही है, लोग चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो ये जो फेडरलिज्म है ये क्या है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म की जो डेमोक्रेसी है ये प्रमोट करती है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। मतलब मिलजुल के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो सारे मिल के काम करें, इस बात को ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि फेडरलिज्म तो है ही है, डेमोक्रेसी भी है, तो दोनों बातें एक जैसे बोलते हैं ना, पक्का साथ, है ना, पक्की फ्रेंडशिप जैसे बोलते हैं, तो ऐसे दोनों एक दूसरे को फेवर करती हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्यों? फिर क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वे ऑफ लिविंग्स आर डिफरेंट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाइज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इन आर कंट्री, बहुत सारे वेज ऑफ लिविंग है लोगों के, कल्चर रीति रिवाज वो सब अलग अलग है। तो फिर ऐसे कंट्री में तो लोगों का इकट्ठे रहना एज ए कंट्री, एज ए फेडरेशन, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब नाउ इन नेक्स्ट पैरा यहाँ पर बताया गया हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि हमारे कंट्री में स्टेट्स जो हैं बहुत सारी, दे हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे वो बनाई गई हैं। अब वो क्या है, नाउ प्लीज अंडरलाइन, very important, creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics। कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब डेमोक्रेसी वाले सिस्टम वाले कंट्री में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स को बनाना, ये सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जिसको टेस्ट बोल सकते हैं, जैसे आपका होता है ना वो सीईटी टेस्ट होता है, एक लेसन का टेस्ट है, तो मतलब उससे उससे पता चल जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना थोड़ा बहुत रिवाइज किया है कि नहीं, एक अपना ही टेस्ट हो जाता है ना। चाहे वो पेपर नहीं है, प्रॉपर एग्जाम नहीं है, पीरियोडिक टेस्ट नहीं है, बट उस एक चैप्टर से भी हमें थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है ना कि हाउ मच वी नो, हाउ मच वी हैव लर्नड, या व्हाट टाइप ऑफ प्रेपरेशन स्टिल वी नीड, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक प्रैक्टिस हम कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले काम किया गया, ये एक टेस्ट है। तो अब क्या है कि हमारे कंट्री में बहुत सारी, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरियाज नेम्स बाउंड्रीज हैव गॉट चेंज्ड। कि जो 1940, तभी ये दो मैप दिए ना, एक इधर मैप दिया एक ये नए वाला मैप दिया, कि जैसी सिचुएशन 47 में थी पार्टीशन के बाद थी, ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट में नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स का एरिया हैज़ गॉट चेंज्ड, उनकी दोबारा से उनका एरिया की रिवीजन हुई है, या उनका एरिया किसी का कम हुआ किसी का ज़्यादा, कई नई स्टेट्स बनी हैं, जैसे उत्तराखंड है या उत्तरांचल है, पहले ये स्टेट नहीं थी। जैसे ये पंजाब हरियाणा हिमाचल, पहले ये इकट्ठी एक ही स्टेट थी, अब 3 अलग अलग स्टेट्स हो गई हैं। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पहले ये एक ही स्टेट थी। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पहले नहीं थी, बाद में बनाई गई, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई 47 से लेके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे कंट्री में स्टेट्स के बारे में, ठीक है। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, भी जो हम 47 में देखते हैं वैसा हमें कुछ नहीं मिलेगा अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद है 47 में ये वाला पैरा, बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट्स आर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। कोई फिर मतलब पुरानी स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करके न्यू स्टेट्स बनाएगी, एज आई टोल्ड जस्ट नाउ। और बहुत सारी स्टेट्स में लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाएगी, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाएगी। उसके बाद कई स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, कईयों को नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया? कि जो ये स्टेट्स हैं, मतलब सिर्फ लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेसिस, डिफरेंस जो है दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, बीच में करके यहाँ देखो यू कैन अंडरलाइन, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, जोग्राफी, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप इसको हम ऐसे वी कैन टेक एग्जांपल, जैसे पंजाब है, तो पंजाब के
ज्योग्राफी को हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पर कितना हिली एरिया है, बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत वहाँ पे रिवर्स हैं, बहुत ऊंचाई के ऊपर है। अब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बड़ी डेंस जंगल है वहाँ पे, बहुत पहाड़ी इलाका है। अब उसको हम पंजाब की ज्योग्राफी के साथ उन एरियाज़ को नहीं कंपेयर कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा सिस्टम पंजाब में है बिल्कुल वैसे का वैसा सेम टू सेम 100% वहाँ भी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस को कीपिंग इन माइंड अलग अलग तरीके से स्टेट्स को डिवाइड किया गया। ठीक है जी। So today we do only up to this part.